हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप होंगे भी बढ़िया। और ये जो ब्रेक आया आपने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, राइट? बहुत अच्छे से इसको यूज करते हुए आपने अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन की होगी कल के टेस्ट के लिए। Now have a look everyone. We were discussing chapter number 6 of Indian economic development, that was rural development. And in our previous class, we have discussed the meaning of agricultural diversification. Today, we are going to discuss the non-farm areas of employment, the areas where rural people can get job opportunities other than agricultural sector, right? These are the non-farm areas of employment. और डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग यही है कि लोगों की इन पे भी डिपेंडेंस को इंक्रीज कर देना। बस ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इंडियन इको लास्ट टॉपिक भी है। इंडियन इको टर्म 1 सिलेबस ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इस चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग गिवन है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें बस ये नॉन फार्म एरियाज को रीड करना है, ये जो 5 एरियाज है। And trust me, it is a very simple chapter, simple topic. Number 1, animal husbandry और number 2, dairying. Animal husbandry क्या है? डेयरी प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, डेयरी प्रोडक्ट्स तो हम भी यूज कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री हमने देखा है, ठीक है। आपके स्कूल के पास ही एक है पोल्ट्री फार्म, जहाँ शीप्स के साथ उनकी रियरिंग और ब्रीडिंग होती है। क्या कोई अपडेटेड है? क्या किसी ने स्कूल जाते हुए कभी देखा है? स्कूल आते हुए नहीं? चलो इस बार जब आपको नोटिस करना। हैव अ लुक, क्या लिखा हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री विच इज ऑल्सो नोन एज लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, नॉन फार्म है, ठीक है, that branch of agriculture which is concerned with breeding, rearing and caring of farm animals. रियरिंग ब्रीडिंग जब हम कर रहे हैं फार्म एनिमल्स की, तो वही एनिमल हस्बेंड्री है। लाइफ स्टॉक इज डिफाइंड एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेस्ड टू प्रोड्यूस लेबर एंड कमोडिटीज सच एज कैटल्स, गोट्स एक्सेट्रा। कैटल्स हो गई, कैमल्स हो गए, गोट्स हो गए, शिप्स हो गई, ये सब लाइफ स्टॉक का पार्ट है, ठीक है। इनको मेंटेन किया जाता है ताकि एक तो हमारा एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिले इनडायरेक्टली, और दूसरा कुछ गुड्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन हम गोट्स की यूज करके करते हैं। अब देखिए, अंडर लाइफ स्टॉक फार्मिंग कैटल्स, गोट्स एंड फोल्स में बर्ड्स आ गए, डक्स, गूज और ऐसे बहुत सारे बर्ड्स आ गए, आर वाइडली हेल्ड स्पीसीज। इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये याद रखना है आपको। वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हमारे पास है, लाइफ स्टॉक है हमारे पास। Now, livestock production provides increased stability in income, food security, transport, fuel and nutrition for the family without disrupting other food producing activity. ये कह रहे हैं लाइफ स्टॉक आपको एक इनकम सिक्योरिटी देगा। हो सकता है फूड इनकम सिक्योरिटी के साथ ही फूड सिक्योरिटी जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी, बिल्कुल आपने देखा है कैमल्स से हम यूज करते हैं कैमल्स को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा हम एशेस भी यूज करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट, दिस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन, याद करना पड़ेगा आपको। Livestock sector provides alternate livelihood options to over 70 million small and marginal farmers, including landless laborers. ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स के साथ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, रूरल एरियाज के लोग हैं। कितने टोटल? कितने? अप्रॉक्स 70 मिलियन, जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है लाइफ स्टॉक सेक्टर। Now, a significant number of women also find employment in livestock sector. I don't think there is a need for explanation. In India, poultry farm accounts for the largest share of 58%, followed by others, camel, asses, horses, ponies, mules. इन सब का मीनिंग आपको, ये जो खच्चर, टट्टू, हिंदी में ये सब कहते हैं इनको, ठीक है। कैमल्स यू नो, ashes is a word used for donkey. Donkey का निकनेम है ये। Horses you already know. Ponies is the word used for टट्टू, जो सुना है ना आपने, जो कैरी करता है लगेज। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता डोंकी में और इसमें, ठीक है। इसके अलावा मूल्स यूज किया जाता है खच्चर के लिए, ये भी सेम ही है, बस इनकी अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है, अलग अलग कास्ट कह सकते हो आप। अब ये परसेंटेज फॉर्म में बताया हुआ है, पोल्ट्री का परसेंट सबसे ज्यादा,
ये आपको याद करना पड़ेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे ये 58%, अप्रॉक्स 70 मिलियन पर्सन, ये आपको ध्यान रखना है। बस डेयरी फार्मिंग, डेयरिंग कौन सी है? वो ब्रांच है जहां पे मिल्क और मिल्क रिलेटेड आइटम्स की प्रोसेसिंग होती है। So the branch of agriculture which involves breeding, raising and utilization of dairy animals for the production of milk and the various dairy products processed from it. मिल्क और मिल्क से बनने वाले बाकी डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम, ये भी एक अच्छा काम है, नॉन फार्म एरिया है। Dairying is the business of producing, storing and distributing milk and its products. ये सबसे easy definition. It is a business which is related with production, storage and distribution of what? Of milk and milk related products. ठीक है? The performance of Indian dairy sector over the last 3 decades have been quite impressive. जैसा एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, वैसा ही यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था। ऑपरेशनल फ्लड से हमने ऑपरेशनल फ्लड को इम्प्लीमेंट किया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। आगे देखिए, इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 17 मिलियन टन टू 165 मिलियन टन। 1950 से लेके पूरा 2017 तक की बात करूं तो 17 मिलियन से 165.4 मिलियन टन तक हमने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया। अब ये ऑपरेशनल फ्लड, जिसका दूसरा नाम व्हाइट रिवॉल्यूशन है, 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत सारे कवर हो रहे हैं यहाँ से और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, इट वॉज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन द ईयर 1970। 3 1 मार्क क्वेश्चन आ गए हैं। पहला ऑपरेशनल फ्लड को दूसरा, उसका दूसरा नाम क्या है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। नंबर 2, हु हैज स्टार्टेड ऑपरेशनल फ्लड? तो NDDB, फुल फॉर्म भी इसकी याद रख लेनी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेल्प से स्टार्ट किया था। एंड ईयर ऑफ स्टार्टिंग 1970। कौन से ईयर में? 1970। अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस of then chairman Dr. Verghese Purin, the objective of this program was to create a nationwide milk grid. The movement of massive rise in the milk production in India is termed as white revolution. टारगेट यही था कि मिल्क प्रोडक्शन पूरे नेशन में हो पाए बहुत ही प्रॉपर वे में। तो हमारा जो इतना प्रोडक्शन हुआ था उसी मूवमेंट को हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा। Under the operational flood system, the farmers pool their milk produce according to different grades, and the same is processed and marketed to urban centers through cooperatives. The farmers are assured of fair prices and income. वो अपना मिल्क प्रोड्यूस एक साथ लाएंगे, अलग अलग ग्रेडिंग भी कर देंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी और अर्बन एरियाज तक उसकी मार्केटिंग कर दी जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और फार्मर्स को ये एश्योरेंस मिलेगा कि उनको फेयर प्राइसेस मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब मैं बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था दैट गुजरात स्टेट इसने एक सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट की है कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डेवलप करके रूरल पीपल को हेल्प करने की। नाउ मीट, एग्स, वूल एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर आल्सो इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अब आपको ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग का इवेल्युएशन करना है। हमारी पॉपुलेशन, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है तो बहुत अच्छी, बट प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरी कंट्रीज में बात करें तो पॉपुलेशन के रेशियो में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, बट हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है। मैंने आपको बताया ही था इंडिया में जहां जहां प्रॉब्लम्स आती है वहां रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है, ये चीज तो आती है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो सेम चीज यहाँ पे कही गई है। ये कह रहे हैं आपको अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है ताकि आप इन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर पाओ। ठीक है, ये जो आपका लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है इसको प्रॉपर वे से यूज किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, फिशरीज। फिशरीज नाम से ही पता चल रहा है क्या? एक्वेटिक एनिमल्स से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो अल्टीमेटली आपको अर्निंग भी देके जाएगी, उसी को फिशरीज कहते हैं। ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग इन्वॉल्व है फिश का। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ,
तो फिशेस का, अदर एक्वेटिक एनिमल्स का सारा कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग इन्वॉल्व है. नाउ हैव अ लुक. Fisheries sector plays an important role in the socio-economic development of the country. In India, after progressive increase in budgetary allocations and introduction of new technologies in fisheries and aquaculture, the development of fisheries has come a long way. ये कह रहे हैं भाई जो पुअर पीपल है उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए फिशरीज काफी हेल्पफुल है. ठीक है, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिवर बेल्ट्स में रह रहे हैं, वाटर बॉडीज के आसपास रह रहे हैं, वो इस बिजनेस से काफी अर्न कर सकते हैं, है ना. तो गवर्नमेंट ने अपना बजटरी एलोकेशन इंक्रीज किया, न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आए, एक्वाकल्चर को इम्प्रूव किया, जिससे अल्टीमेटली फिशरी बिजनेस डेवलप भी हुआ है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिशिंग के अलावा, फिशिंग से रिलेटेड बच्चों वाली चीजें हैं, आपको पढ़ के लगेगा अच्छा 12th क्लास में ये भी आता है. देखिए क्या कह रहे हैं. फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स वाटर बॉडी एज अ मदर. फिशिंग कम्युनिटी के लिए तो वाटर बॉडी उनकी मदर है, क्योंकि वही उनको प्रोवाइड कर रही है सारा लाइवलीहुड, उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ चल रही है. तो जो लाइफ चला रहा है वो मदर के समान है. तो देखिए सिंपल सी बात है. Water bodies are considered as mother or provider as they provide life-giving source to the fishing community. कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है. यहाँ पे लर्निंग आएगी वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन. इनलैंड सोर्सेज से 64% और बचा हुआ जो है वो मरीन सोर्सेज से यानी कि सीज और ओशियन से 36%. ये लर्न करना पड़ेगा. शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी. जीडीपी में शेयर की बात करें तो टोटल 0.8%, जितनी भी हमारी जीडीपी है उसका 0.8% जीडीपी फिशिंग इंडस्ट्री की वजह से. ठीक है, कुछ स्टेट्स के नाम बताए हुए आप, ये वो स्टेट्स हैं जो रिवर्स और ओशियंस को कवर करते हैं. वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, ये मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है. आगे वुमेन पार्टिसिपेशन काफी बढ़िया है. देखिए क्या कह रहे हैं. Even though women are not involved in active fishing, still 60% of workforce in export marketing and 40% in internal marketing are women. ये कह रहे हैं फिश कैच करना तो वुमेन का काम नहीं है, वो इसमें तो ज्यादा एंगेज नहीं है. बट मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग में कौन इन्वॉल्व है? वुमेन्स इन्वॉल्व है. एक्सपोर्ट मार्केटिंग जितनी भी होती है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग उसमें 60% और जितनी इंटरनल मार्केटिंग हो रही है फिशरी की उसमें 40%. ठीक है, आगे देखते हैं. प्रॉब्लम्स फेस्ड इन फिशिंग. क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? अ लार्ज शेयर ऑफ फिशर वर्कर फैमिलीज आर पुअर. अच्छा, एक सेंटेंस रह गया ये वाला. There is a need to increase credit facilities in the form of cooperative and self-help group. ये गलत लिखा हुआ है, हाउस ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप आएगा यहाँ पे. टू फिशर वुमेन टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर मार्केटिंग. ये कह रहे हैं ऐसे भी नीड्स है कि फिशर वुमेन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप की जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप की जाए ताकि उनकी मार्केटिंग इजी हो जाए और उनको क्रेडिट नीड्स भी उनकी फुलफिल हो जाए. प्रॉब्लम्स क्या है फिशिंग इंडस्ट्री में? A large share of fish worker families are poor. Some of the major problems faced by these communities includes widespread underemployment. Underemployment है, जितने टाइम के लिए वो काम करते हैं उतनी उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता. पर कैपिटा अर्निंग्स काफी लो है. मोबिलिटी नहीं है लेबर में, यानी लेबर दूसरे सेक्टर में मूव नहीं करना चाहता, वो इसी में एंगेज रहना चाहता है क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं. और इलिटरेसी और इनडेप्थनेस, इलिटरेट है ना, क्योंकि इसमें तो कोई स्किल्स की, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में इलिटरेसी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है. उसके बाद में देखिए हॉर्टिकल्चर. बस हॉर्टिकल्चर और आईटी दो ही पार्ट्स रिमेनिंग है. हॉर्टिकल्चर क्या है? एक ऐसी साइंस जिसमें हम क्या करते हैं, आप कह लीजिए नर्सरीज मेंटेन करते हैं या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, कुछ फ्रेग्रेंस वाले प्लांट्स, इन सबको डेवलप करते हैं, इन सबको ग्रो करते हैं. क्यों ग्रो करते हैं? ताकि हम अर्निंग सोर्स ढूंढ सकें. पर्टिकुलरली यहाँ पे फूड ग्रेन नहीं हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ मेडिसिन, कुछ प्लांट्स, कुछ फ्रेग्रेंस वाले प्लांट्स, इन सब क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं. So horticulture refers to a science or art of cultivating fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops, etc.
अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं ये आपको। Horticulture plays a vital role in providing food and nutrition to the rural population. It also addresses the problem of unemployment, particularly disguised and seasonal unemployment in the villages. India has adopted horticulture as it is blessed with the varying climate and soil conditions. हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल कंडीशन बहुत बढ़िया है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लाइमेट होता है, राइट तो ऐसे में हम अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस करने का सूटेबल क्लाइमेट जब हमारे पास पॉसिबल है तो हम अपना प्रोडक्शन बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ डाइवर्सिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है और एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन भी हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो सकता है यहाँ पे। अब हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिंपल पार्ट है, आपका रोल ज्यादा रहेगा, आपकी लर्निंग ज्यादा रहेगी। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन, हॉर्टिकल्चर सेक्टर नियरली 1/3 कंट्रीब्यूशन देता है एग्रीकल्चरल आउटपुट का और जीडीपी में 6%, ओवरऑल जीडीपी में 6%। आप देखिए हम सब अपने घर पे क्या यूज करते हैं, स्पाइसेस यूज करते हैं, फ्रूट्स यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन तो होना ही है अच्छा खासा। वर्ल्ड प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूशन गिवन है और गिवन है यानी याद करना पड़ेगा। India has emerged as a world leader in producing a variety of fruits like mangoes, bananas, coconut, cashews, and number of spices also. With production of 74.877 million tons of fruits and 146.554 million tons of vegetables in 2011 and 12. India is the second largest producer of both fruits and vegetables in the world. अब ये आपको नंबर फिर भी हो सकता है ना पूछे, बट ये पूछ सकते हैं इंडिया इज द डैश प्रोड्यूसर ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, तो यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट्स में भी और वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट, डेफिनेटली जब इतना अच्छा प्रोडक्शन होगा तो लोगों की अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की जो इस एक्टिविटी में अगर एंगेज हो गए उनके अर्निंग लेवल बढ़ेंगे, which will improve their economic conditions also. Now women employment के भी ज्यादा यहाँ पे स्कोप है। हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कैटल फार्मिंग हो गया तो वुमेन्स को यहाँ जॉब्स मिलती है। नाउ फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन यानी मिक्सचर करके जब आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड टिश्यू कल्चर, प्रोपेगेशन ऑफ फूड, फ्रूट्स and flowers and food processing are highly remunerated employment options for women in rural areas, especially women's के लिए। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। जब हम हॉर्टिकल्चर वाली प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा। आपके 3 रिवॉल्यूशन आ गए हैं एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कौन कौन से? ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड नंबर 3 गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो देखिए क्या कह रहे हैं। Golden Revolution refers to the period in which there was a tremendous rise in the production of horticulture products like fruits, vegetables, etc. The period between 1991 to 2003 is known as the period of Golden Revolution in India. During the period of Golden Revolution, there was a rapid growth in the production of horticultural crops such as fruits, vegetables, flowers, etc. बस सिंपल सी बात है। Golden Revolution made India the world leader in production of mangoes, bananas, coconut, spices. Nirpak Tutej is considered to be the father of Golden Revolution in India. याद रखना पड़ेगा, Nirpak Tutej, पुरानी बुक्स में नहीं होगा, लिख लेना, ठीक है, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये हमने हॉर्टिकल्चर को भी कंप्लीट कर लिया है। 4 इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एरियाज पढ़ लिए, कौन कौन से थे एक बार सुनिएगा। सबसे पहले आपने पढ़ा इसके अंदर डेयरी प्रोडक्शन, अच्छा डेयरी आपके नंबर 2 पे था, राइट। फिशरीज नंबर 3 पे था। फर्स्ट आपकी पोल्ट्री फार्म वाला था, केटल फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, तो हमने लाइफ स्टॉक फार्मिंग पढ़ लिया। देन आफ्टर हमने डेयरिंग पढ़ा, बुक की सीक्वेंस थोड़ी उल्टी हो सकती है, मुझे सीक्वेंस नहीं याद। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे फिशरीज, फिर हमने कवर किया हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के बाद में जो 5th वन है वो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। हम वर्ल्ड लीडर हैं आईटी, इंडिया वर्ल्ड लीडर है आईटी सेक्टर में, बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा आईटी सेक्टर। तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी refers to the branch of engineering that deals with use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information.
इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। आप इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। IT has revolutionized many sectors in Indian economy. There is broad agreement that it will play a crucial role in achieving sustainable development and food security in 21st century. ये कह रहे हैं इंडिया में IT सेक्टर ने दूसरे भी बहुत सारे सेक्टर्स को डेवलप किया है, जैसे आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से इंडियन पीपल को बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली है, और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कब हो पाई, जब IT सेक्टर डेवलप। ठीक है, तो आने वाले टाइम में भी ये हमारे इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें लिखी हुई है। नंबर 1, through appropriate information and software tools, government has been able to predict areas of food insecurities and vulnerability to prevent or reduce the likelihood of an emergency. गवर्नमेंट IT सेक्टर को यूज करके ही पता लगा पाती है कि कौन सी एरियाज ऐसे होंगे जहाँ फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है या वल्नरेबिलिटी हो सकती है, और वो वहां पे ऐसे एरियाज में फेमाइन या इमरजेंसी कंडीशंस को रोकने की कोशिश करती है। आप सिंपल एग्जांपल लीजिए ना, वेदर फोरकास्टिंग IT की वजह से पॉसिबल है, और वेदर फोरकास्टिंग से हम क्या करते हैं, बहुत सारी अनसर्टेन सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। Now it has also a positive impact on agricultural sector as it circulates information regarding emerging technology and its applications, prices, weather and soil conditions for growing different crops. एग्रीकल्चर में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है, सब में है। अब तो आपकी पढ़ाई में देख लीजिए, आज हम पढ़ पा रहे हैं तो IT की वजह से ही पढ़ पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ टूल फॉर रिलीजिंग द क्रिएटिव potential and knowledge embedded in society. It also has potential of employment generation in rural areas. रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करने की पावर रखता है IT सेक्टर। प्लस IT सेक्टर जो है वो लोगों की क्रिएटिविटी और स्किल्स भी आपको शो कर सकता है कि भाई ये स्किल्स लोगों के पास है। ठीक है, और कैसे स्किल्स, अब आप देखिए वेब डिजाइनिंग सुना होगा आप लोगों ने, आजकल तो फैशन डिजाइनिंग एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग ये भी ऑनलाइन चल रहा है, और कितने काम ऐसे हैं जो सिर्फ कंप्यूटर्स को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हो सकते हैं वर्क फ्रॉम होम पे। तो ये यही बात आपको बताना चाहूँ। आगे देखिए, द एम फॉर इंक्रीजिंग द रोल ऑफ IT इज टू मेक एवरी विलेज अ नॉलेज सेंटर वेयर इट प्रोवाइड्स अ सस्टेनेबल ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। जियो आया था ना, तो वो क्यों आया था, इसी पर्पज से आया था, एग्रीमेंट था ताकि हर एरिया तक इंटरनेट पहुंचे। गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया था आपने देखा ही था उस टाइम पे, तो यहाँ पे आपको यही बात बता रहे हैं। ठीक है, बस ये कवर हो गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग बोथ आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, हमें यहीं तक करना है IT सेक्टर तक। तो चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट में हमने रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग और उससे रिलेटेड ये कुछ सेक्टर्स ये सब पढ़ लिए, प्रॉब्लम्स पढ़ ली, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, सॉरी नॉट एग्रीकल्चरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, रूरल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। ये 3 पार्ट आपको डिटेल में कवर करना है। ठीक है, ये जो 3 चीजें हैं ये आपको बहुत डिटेल में कवर करनी है। Okay, everyone. So here we have completed the last chapter of your syllabus, right? The last chapter of your syllabus of Indian Eco of term 1 ये complete कर लिया है हमने। ध्यान रखिएगा आप सभी, आपका टास्क है इसको लर्न करना, इसके NCERT क्वेश्चंस प्रिपेयर करना। I hope it is okay to all of you. Okay, everyone. See you in the next class. Enjoy.